नमस्कार क्लास। आज के इस इंटरनेशनल रिलेशंस मास्टर क्लास में आपका स्वागत है। आज का हमारा ये एक्सप्लेनर एक बहुत ही दिलचस्प और क्रिटिकल टॉपिक पर है, यूरोपीय संघ यानी ईयू का इवोल्यूशन। एक जियोपॉलिटिकल और इकोनॉमिक सुपर पावर के रूप में इसका विकास कैसे हुआ, आइए सीधा इसी पर बात करते हैं। शुरुआत एक बहुत ही बेसिक लेकिन गहरे सवाल से करते हैं। 1945 के बाद युद्ध की आग में पूरी तरह जल चुका एक खंडित महाद्वीप अचानक से खुद को फिर से खड़ा करके एक ग्लोबल सुपर पावर कैसे बन गया? मतलब इतिहास का इतना बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन। ये कोई छोटी मोटी घटना नहीं थी, बल्कि मॉडर्न हिस्ट्री का सबसे अनूठा प्रयोग था। तो आज के हमारे इस लेक्चर का एजेंडा कुछ इस तरह रहेगा। पहले हम इसकी ऐतिहासिक नींव देखेंगे, फिर इसके आर्थिक और सैन्य प्रभुत्व पर चर्चा करेंगे। इसके बाद समझेंगे कि ये एक नेशन स्टेट की तरह कैसे काम करता है, और अंत में इसकी आंतरिक चुनौतियों पर नजर डालेंगे। चलिए बिना समय बर्बाद किए पहले पॉइंट से शुरू करते हैं। ऐतिहासिक नींव, राख से एकता तक का सफर। द्वितीय विश्व युद्ध के ठीक बाद सबसे बड़ा चैलेंज था सब कुछ फिर से बनाना। 1948 में अमेरिका की मार्शल योजना आई, जिसके तहत ओईईसी बना। इसने वेस्टर्न यूरोप की इकोनॉमी को एक धागे में पिरोना शुरू किया। फिर 1957 में 6 देशों ने मिलकर ईईसी बनाया। लेकिन असली गेम चेंजर था 1992। इसी साल maastricht ट्रीटी साइन हुई थी, और यहीं से जन्म हुआ हमारे आज के मॉडर्न यूरोपीय संघ का। अब आते हैं दूसरे अहम हिस्से पर, आर्थिक प्रभुत्व और व्यापार। 19.35 ट्रिलियन डॉलर्स, जी हां, आपने सही सुना। 2024 के लिए ईयू की कलेक्टिव जीडीपी का यही अनुमान है। जरा सोचकर देखिए इस नंबर के बारे में। एक पॉलिटिकल एक्सपेरिमेंट के तौर पर शुरू हुआ ये संगठन आज दुनिया की सबसे बड़ी आर्थिक ताकतों में से एक है। इसकी फाइनेंशियल डोमिनेंस बिल्कुल अनडिनाएबल है। और बात सिर्फ डोमेस्टिक इकोनॉमी की नहीं है। ग्लोबल ट्रेड यानी विश्व व्यापार में यूरोपीय संघ की हिस्सेदारी अमेरिका से 3 गुना ज्यादा है, 3 टाइम्स। इससे आसानी से समझा जा सकता है कि इंटरनेशनल ट्रेड नेगोशिएशंस में इनका दबदबा कितना भारी है। सच कहूं तो ग्लोबल कॉमर्स में ये एक बहुत बड़ा पावर प्लेयर है। अब जहां व्यापार है वहां करेंसी की बात तो होगी ही। इनकी जो साझी मुद्रा है ना, यूरो, वो आज सीधे तौर पर अमेरिकी डॉलर की ग्लोबल हेजेमनी को टक्कर दे रही है। ये सिर्फ नोट या सिक्के नहीं हैं, बल्कि ग्लोबल मार्केट्स में अपना कूटनीतिक प्रभाव जमाने का एक बेहद धारदार हथियार है। चलिए अर्थव्यवस्था से आगे बढ़कर अपने तीसरे टॉपिक पर चलते हैं, सैन्य और परमाणु क्षमताएं। अक्सर लोग ईयू की हार्ड पावर को अंडर एस्टिमेट कर देते हैं, लेकिन जरा इन आंकड़ों पर गौर कीजिए। अगर हम सभी सदस्य देशों की आर्मी को मिला दें तो सेना के कुल आकार और डिफेंस बजट दोनों ही मामलों में यूरोपीय संघ दुनिया में दूसरे नंबर पर आता है। ग्लोबल लेवल पर सिर्फ अमेरिका ही इनसे आगे है ना? हैरान करने वाली बात। और मिलिट्री पावर की बात न्यूक्लियर वेपन्स के बना तो अधूरी है। 335 ये वो अनुमानित आंकड़ा है जितने परमाणु हथियार अकेले फ्रांस के पास हैं। और चूंकि फ्रांस ईयू का हिस्सा है, तो ये न्यूक्लियर कैपेबिलिटी इस पूरे ब्लॉक को एक ऐसा सामरिक वजन देती है जिसे दुनिया का कोई भी देश इग्नोर नहीं कर सकता। इसके अलावा भी इनके पास कुछ बहुत ही क्रिटिकल स्ट्रेटेजिक एसेट्स हैं। जैसे फ्रांस के पास संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी यूएनएससी की परमानेंट वीटो पावर वाली सीट है। और सिर्फ जमीन पर ही नहीं, स्पेस टेक्नोलॉजी और कम्युनिकेशन के मामले में भी ईयू पूरी दुनिया में दूसरे स्थान पर मजबूती से खड़ा है। इसी के साथ हम अपने चौथे सेक्शन पर आ गए हैं, एक राष्ट्र राज्य यानी नेशन स्टेट की तरह कार्य करना। अगर हम इन सारी आर्थिक और सैन्य ताकतों को एक साथ रखकर देखें तो साफ समझ आता है कि ईयू किसी आर्म ट्रेड एग्रीमेंट से बहुत आगे निकल चुका है। इसका इतना विशाल ज्योग्राफिकल फुटप्रिंट है, सीमाओं के आर पार फ्री मूवमेंट है, ये सब इसे एक विशाल सुपर स्टेट जैसी फीलिंग देते हैं। ये अलग अलग देशों का समूह होकर भी एक देश जैसा लगता है। और इस साझी आइडेंटिटी का सबसे बड़ा विजुअल सिंबल है उनका ये झंडा। नीले बैकग्राउंड पर ये 12 सुनहरे सितारे कोई रैंडम डिजाइन नहीं है। ये 12 सितारे पारंपरिक तौर पर पूर्णता, समग्रता और आपसी एकता का प्रतीक हैं। लोगों को एक धागे में बांधने का ये एक बहुत ही पावरफुल तरीका है। देखा जाए तो इनके पास एक सॉवरेन नेशन की लगभग सारी क्लासिक खूबियां मौजूद हैं। एक कॉमन झंडा, एक राष्ट्रगान, एक स्थापना दिवस, और जैसा कि हमने पहले देखा, एक साझी करेंसी भी। ये सब चीजें मिलकर इसे एक पारंपरिक देश जैसा स्ट्रक्चर देती हैं। और इसी दिशा में इनका सबसे एम्बिशियस कदम रहा है एक कॉमन फॉरेन एंड सिक्योरिटी पॉलिसी बनाना। इसका सीधा सा मतलब ये है कि जब बात ग्लोबल डिप्लोमेसी की हो तो 27 अलग अलग आवाज़ों के बजाय पूरा संघ
एक सिंगल सॉलिड आवाज में दुनिया से बात करे। लेकिन अब आते हैं तस्वीर के दूसरे पहलू पर, हमारा पांचवा और आखिरी सेक्शन, आंतरिक चुनौतियां और विभाजन। देखिए, इतनी बड़ी ताकत होने के बावजूद सब कुछ एकदम परफेक्ट नहीं है। फॉरेन पॉलिसी को लेकर इनके बीच के मतभेद कई बार खुलकर सामने आए हैं। इराक युद्ध का ही उदाहरण ले लीजिए। एक तरफ ब्रिटेन अमेरिका के सपोर्ट में खड़ा था, तो वहीं दूसरी तरफ जर्मनी और फ्रांस ने उस हमले का बहुत कड़ा विरोध किया था। कूटनीतिक रूप से ये एक बहुत बड़ी दरार थी। और बात सिर्फ फॉरेन पॉलिसी की नहीं है, अपनी संप्रभुता यानी सॉवरेनिटी खोने का डर भी बहुत गहरा है। उदाहरण के लिए डेनमार्क और स्वीडन ने मास्ट्रिच संधि के कई हिस्सों का और खासकर यूरो करेंसी का काफी कड़ा विरोध किया था। मतलब साफ है, हर कोई इस गहरे इंटीग्रेशन के लिए पूरी तरह से तैयार नहीं है। अगर हम एक मेटाफर का इस्तेमाल करें तो ईयू एक ऐसे बड़े जहाज की तरह है जिसे कई खतरनाक हिमखंडों या आइसबर्ग्स का सामना करना पड़ा है, जैसे 2003 का फेल हुआ कॉमन संविधान और फिर 2016 का ब्रेक्सिट वोट, जिसने तो मानो इस पूरे प्रोजेक्ट की नींव ही हिला के रख दी थी। तो आज के इस मास्टर क्लास एक्सप्लेनर को अगर हम समराइज करें, यूरोपीय संघ 19.35 ट्रिलियन डॉलर की विशाल जीडीपी और खतरनाक न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज वाला एक अनडिनाइबल इकोनॉमिक और मिलिट्री पावर हाउस है। लेकिन इसकी रफ्तार इसके अपने ही आंतरिक विवादों और संप्रभुता की टकराहटों की वजह से अक्सर धीमी पड़ जाती है। इस लेक्चर को खत्म करने से पहले एक बड़ा सवाल छोड़ के जाना चाहूंगा। क्या भविष्य में यूरोपीय संघ अपने सारे मतभेदों को मिटाकर पूरी तरह से एक नया राष्ट्र बन जाएगा, या फिर अपने ही इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स के बोझ तले एक दिन बिखर जाएगा? इस पर जरूर सोचिएगा।